हेलो गाइस, दिस इज राजवीर सिंह फ्रॉम यूट्यूब चैनल इंग्लिश टूल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आप में से प्रत्येक कभी न कभी कुछ वर्ड से कंफ्यूज हुए होंगे। बहुत से वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो हमें कंफ्यूजन में, भ्रम में डाल देते हैं। ये वर्ड्स दो तरह के हो सकते हैं। कुछ की आपको स्पेलिंग सेम लगती है और उनका मीनिंग, अर्थ डिफरेंट होता है। कुछ की स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम होती है या प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको आप एंड तक देखें ताकि कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ बोर्ड पे आप लिस्ट देख पा रहे हैं। मैंने कंपेरेटिवली एक जैसे दिखने वाले दो दो वर्ड्स को साथ लिखा है। इसके सामने उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है और बाद में एग्जांपल्स से इसको समझाया भी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आप फर्स्ट रूल में देख पा रहे हैं इट्स वर्सेस इट्स। पहला इट्स, ये इट इज का कंट्रैक्शन है। इट इज को हम संक्षेप में इट्स इस तरह से लिखते हैं। सेकंड इट्स, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट्स पहला है, इसको हमने इट इज के शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखा है, जैसे इट इज योर पेन, इट्स योर बुक, एटसेट्रा। सेकंड, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जिस तरह से माई होता है, आर होता है, यो होता है, इस तरह से इट्स हम नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल बर्ड्स के लिए इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम लेते हैं। इट्स कलर इज पिंक, इसका रंग गुलाबी है, तो यहाँ इट्स एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया है। तो इसमें आप कभी भी कंफ्यूजन में अब न आए। होपफुली ये आपके लिए क्लियर हो गया है। चलते हैं दूसरे रूल पे। यहाँ आप दो ऑलमोस्ट एक जैसे से वर्ड देख पा रहे हैं, हालांकि उनकी स्पेलिंग अलग है लेकिन फिर भी हमें कभी न कभी कंफ्यूजन में डाल देते हैं। फर्स्ट, इसको हम लूज बोलते हैं, ध्यान रहे, लूज। सेकंड को हम इसको बोलेंगे लूज। माइनर्स आर डिफरेंट शो करने वाला इनका प्रोनाउंसिएशन है, मतलब इनका उच्चारण भी एकदम सेम तो नहीं है। लूज ये टाइट का ऑपोजिट है, लूज हो गया ढीला। तो ये लूज एक एडजेक्टिव है जिसको हिंदी में हम ढीला कह देते हैं और ये टाइट का ऑपोजिट है। सेकंड, लूज ये वर्ब है, इसका अर्थ खोना या हारना होता है। टू गेट डिफीटेड या टू लूज समथिंग, हम कोई चीज खो देते हैं, कोई चीज हमारे लिए डिसअपियर हो जाती है, मिसिंग हो जाती है, उसके लिए हम लूज या फिर हम हारना के सेंस में भी इसका यूज करते हैं। तो आप एग्जांपल देख पा रहे हो, योर शर्ट इज लूज, आपकी शर्ट ढीली है, या लूज टाइट के ऑपोजिट के रूप में यूज हुआ है एडजेक्टिव। सेकंड, वी ऑफन लूज आवर कीज, हम अक्सर हमारी चाबियां खो देते हैं, या खोना या हारना। मैंने यहाँ केवल एक एग्जांपल दिया है। लेट्स मूव टू द थर्ड पेयर ऑफ वर्ड्स। इंक्वायरी, इंक्वायरी, द प्रोनाउंसिएशन आर सेम, उच्चारण बिल्कुल एक जैसे हैं। फर्स्ट, इंक्वायरी ये अमेरिकन इंग्लिश में प्रेफर किया जाता है। ये मिसस्पेल्ड वर्ड नहीं है, कहीं आप कंफ्यूजन में आ जाए कि ये गलत स्पेलिंग है। बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट। फर्स्ट अमेरिकन या यूएस इंग्लिश में यूज की जाती है। ये एक तरह की फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, औपचारिक पूछताछ के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड, ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेफर की जाती है इंक्वायरी। माइनर सा डिफरेंस ये है कि आस्क ए क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए हम अपनी तरफ से किसी को पूछते हैं कोई बात, ठीक है, उसके लिए हम इंक्वायरी का प्रयोग करते हैं। और जांच पड़ताल के लिए कोई बात पूछते हैं किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, तो ये फर्स्ट जो आई एन से शुरू है उस इंक्वायरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट पेयर में आप दो वर्ड्स देख पा रहे हैं जो ऑलमोस्ट आपको सेम स्पेलिंग के लग रहे हैं। सेम स्पेलिंग नहीं है।
फर्स्ट इंक्वायरी ARY पे समाप्त, और सॉरी फर्स्ट स्टेशनरी ARY पे और अगला ERY पे समाप्त है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण बिल्कुल सेम है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट वर्ड्स हैं दोनों। फर्स्ट स्टेशनरी स्टेशन से बना है, स्थिर, नॉट मूविंग, अनमूविंग, बिल्कुल हिले डुले या स्थिर के अर्थ में आया है, अनमूविंग या नॉट मूविंग। सेकंड स्टेशनरी लेटर राइटिंग मटेरियल्स, लिखने से संबंधित सामान जैसे पेन, पेंसिल, पेपर एटसेट्रा, तो इसके लिए आया है। स्टेशनरी ये एडजेक्टिव है स्थिर के अर्थ में, स्टेशनरी सेकंड नाउन है। ध्यान रहे गाइस, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में माइनर डिफरेंस है ई और ए का, आरवाई से पहले। एग्जांपल देख लेते हैं। ही रिमेन्ड स्टेशनरी, वह स्थिर रहा, इसका मतलब हिला डुला नहीं। ही डिडंट मूव, तो अनमूव्ड के सेंस में ये स्टेशनरी आ गया। सेकंड, देयर इज नो स्टेशनरी शॉप हियर, यहाँ कोई कागज पत्र की या स्टेशनरी की दुकान नहीं है। लेट्स टेक द अदर एग्जांपल। आवर नेक्स्ट एग्जांपल का पेयर है ब्रेथ एंड ब्रीथ। फर्स्ट स्पेलिंग ब्रेथ, इट इज ए नाउन, ये एक नाउन है। सेकंड ब्रीथ, इसको ब्रीथ बोला जाता है, ये वर्ब है। ब्रेथ होता है श्वास, एयर दैट कम्स इन और आउट फ्रॉम लंग्स। हम फेफड़ों से हवा बाहर निकालते हैं या अंदर लेते हैं, उस हवा को हम श्वास या इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं। सेकंड लिखा ब्रीथ, टू इनहेल और एक्सहेल, श्वास लेना या श्वास छोड़ना, ये वर्ब हो गई। श्वास लेना क्रिया या श्वास छोड़ना, उसको हम कहते हैं ब्रीथ। यू मे लुक एट द एग्जांपल्स। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपना सांस रोक लिया। वी आर अनेबल टू ब्रीथ, हम श्वास लेने में असमर्थ है, तो ब्रीथ यहाँ वर्ब हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत मिलते जुलते से वर्ड्स दिखाए हैं, ओनली डिफरेंस ऑफ ए एंड ओ इन स्पेलिंग। एक्सेसरी, एक्सेसरी, प्रोनाउंसिएशन इज सेम हियर। एक्सेसरी फर्स्ट जो ORY पे एंड हो रहा है, उसका अर्थ हो गया असिस्टिंग या एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, मतलब कोई सहायक उपकरण जो जरूरी नहीं है, केवल एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, उसके लिए हम एक्सेसरी का यूज करते हैं। दिस आइटम इज एन एक्सेसरी, यह चीज सहायक है, मतलब इसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है। सेकंड एक्सेसरी ARY पे एंड है, स्पेलिंग नोट करें। हेल्पर या असिस्टेंट, मोस्टली इन नेगेटिव कोज, नकारात्मक कार्य में मदद करने वाला एक्सेसरी कहलाता है। ही इज एन एक्सेसरी इन मर्डर, वह अपराध या हत्या में सहायक है, तो एक्सेसरी हो गया। अब चलते हैं हम अगले एग्जांपल पे। एम्पैथी एंड सिंपैथी, ये ओमनिम्स या ओमफॉर्म नहीं है, लेकिन इनके मिलते जुलते मीनिंग्स होने के कारण ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ाए जाने चाहिए। तो एम्पैथी होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे की या अन्य की भावना को समझने की योग्यता। हम दूसरे की भावना को समझते हैं, समान अनुभूति रखते हैं, उसको कहते हैं एम्पैथी। सेकंड है सिंपैथी, जिसको हम सहानुभूति कह देते हैं हिंदी में। फीलिंग ऑफ सोरो फॉर अदर्स, मतलब दूसरों के दुख को देख के उनके प्रति जो दया या सद्भाव की भावना दर्शाई जाती है, उसको हम कहते हैं सिंपैथी। फीलिंग ऑफ सोरो फॉर अदर्स, उनके ग्रीफ के बारे में। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। द एम्पैथी बिटवीन देम इज ऑब्वियस, उनके बीच की समान अनुभूति स्पष्ट है। सेकंड, वी हैव सिंपैथी फॉर द पुअर, हम गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं गाइस, यू शुड नोट इट वेल। हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक का अर्थ होता है बहुत महत्वपूर्ण, फेमस और इंपॉर्टेंट, मतलब एक इस तरह का कोई कार्य है जो
प्रसिद्ध हो जाएगा या जिसको लंबे समय तक याद किया जाएगा, ठीक है, या बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम हिस्टोरिक वर्ड का यूज करते हैं। सेकंड है हिस्टोरिकल, रिलेटेड टू पास्ट और रिलेटेड टू हिस्ट्री, जो इतिहास से संबंधित हो उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल। लेट्स लुक एट द एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा अच्छा समझने के लिए एग्जांपल की ओर देखते हैं। टुडेज विक्ट्री इज हिस्टोरिक, आज की जीत ऐतिहासिक है। इसका मतलब ये कोई इतिहास की घटना नहीं है, आज की जीत इतनी फेमस या इंपॉर्टेंट है कि वो बाद में भी याद रखी जाने वाली है, इसलिए हिस्टोरिक का यूज किया है। नेक्स्ट, द रेड फोर्ट इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, भवन है, इसका मतलब इतिहास से जुड़ा हुआ है, पुराने समय से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए हमने हिस्टोरिकल का यूज किया है। लेट्स लुक एट द अदर एग्जांपल, कैनवस वर्सेस कैनवस, बोथ वर्ड्स आर आइडेंटिकल एज फार एज देयर प्रोनाउंसिएशन इज कंसर्न्ड। जहां तक उच्चारण की बात है तो दोनों बिल्कुल सेम है। कैनवस मीन्स ए स्ट्रॉन्ग थिक क्लॉथ, एक मजबूत मोटा कपड़ा होता है, दैट इज यूज्ड टू मेक बैग्स एटसेट्रा, बैग आदि बनाने के लिए काम में आने वाला कपड़ा। सेकंड वन कैनवस, देयर इज डबल एस, इट शुड बी नोटेड, टू ट्राई टू परsuade पीपल टू वोट फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन और पार्टी, किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के लिए लोगों को वोट देने के लिए राजी करना, मतलब चुनाव प्रचार करना कह सकते हैं एक तरह से, कैनवस। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स, ब्रिंग ए कैनवस टू कवर दिस, इसको ढकने के लिए एक मोटा कपड़ा लाओ। सेकंड वन, दे आर कैनवसिंग फॉर दिस पार्टी, वे इस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो ये एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स है, लेकिन इनका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, assure and ensure. Assure, to promise somebody that something will definitely happen, किसी से ये वादा करना कि ये कार्य हो जाएगा, ये घटित हो जाएगा, इसके लिए assure वर्ड का यूज किया जाता है। सेकंड ensure, to make sure that something is definite, ये सुनिश्चित करना, वादा नहीं है, अपनी तरफ से इस तरह का प्रयास कर लेना कि कोई चीज या कार्य सुनिश्चित हो जाए। To make sure that something is definite or certain to happen, होना निश्चित है। Now look at the example, I assure you that you will get this job, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप ये जॉब प्राप्त करेंगे, इसका मतलब मैं पूरे प्रयास करूंगा, मेरा ये वादा है कि आपको ये जॉब मिलेगा, ये सेंस रख रहा है assure। Second, please ensure the proper arrangement regarding the remaining exams, कृपया बची हुई परीक्षाओं के उचित अरेंजमेंट को सुनिश्चित करें, इसका मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसको खुद को एक कार्य सुनिश्चित करना है। तो अश्योर, किसी दूसरे को कोई काम होने का प्रॉमिस कर देना, इंश्योर, अपनी तरफ से कोई व्यवस्था सुनिश्चित करना। नाउ कम टू द अदर और नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, डिस्कवर वर्सेस इन्वेंट, आपने डिस्कवरी वर्ड सुना है, इन्वेंशन वर्ड सुना है, दोनों ही मिलते जुलते हैं हिंदी अर्थ के लिहाज से, खोज करना, आविष्कार करना, लेकिन इनका सेंस बिल्कुल अलग है। डिस्कवर मीन्स टू फाइंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेशली फॉर ए प्लेस, किसी स्थान विशेष को पहली बार खोज लेना, जिस कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम डिस्कवर वर्ब के रूप में या डिस्कवरी नाउन के रूप में यूज करते हैं। देयर इज एग्जांपल हियर, वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को ड गामा ने भारत की खोज की समुद्री मार्ग वगैरह से। तो ये प्लेस होने के कारण हमने डिस्कवर वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट वन, इन्वेंट, ये आविष्कार, टू मेक समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशली एन इंस्ट्रूमेंट, किसी चीज को पहली बार बनाना, विशेष रूप से कोई ये इंस्ट्रूमेंट या उपकरण के लिए आता है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, साइकिल हो गया, बल्ब एटसेट्रा। मार्कनी इन्वेंटेड द रेडियो, मार्कनी ने रेडियो का आविष्कार किया, तो रेडियो यहाँ एक इन्वेंशन या इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इन्वेंशन के या इंस्ट्रूमेंट का जो आविष्कार हुआ उसके लिए हम इन्वेंट
वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, ड्राउन वर्सेस सिंक, दोनों अर्थ के लिहाज से सेम है। बोथ हैव द सेम मीनिंग एज फार एज सेंस इज कंसर्न। ड्राउन और सिंक दोनों का अर्थ डूबना, बट दे आर टोटली डिफरेंट इन देयर मीनिंग सेंस। ड्राउन इज यूज्ड फॉर लिविंग बींग्स, यदि कोई जीवित व्यक्ति या जीव डूब जाता है उसके लिए हम ड्राउन का यूज करते हैं। मतलब पहले वो जीव था, लिविंग था और डूब गया, इसके लिए ड्राउन का यूज किया जाता है। सिंक फॉर थिंग्स, कोई चीज डूब जाती है, निर्जीव चीज डूबती है, उसके लिए हम सिंक का यूज करते हैं। नाउ लुक एट द एग्जांपल, टू चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग, दो बच्चों ने डूबने के कारण अपनी जान गंवा दी। इसका मतलब वो पहले सजीव थे, इसलिए ड्राउन का यूज किया गया है चिल्ड्रन के लिए। सेकंड वन, सडनली द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, अचानक ही जहाज ने डूबना शुरू कर दिया। शिप नॉन लिविंग थिंग है, मटेरियल है, इसलिए हमने सिंक का यूज किया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ये हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए, whether he is preparing for the competitive exams, whether he is student or English enthusiastic or learner, it will be useful for all of them. तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसको शेयर जरूर करें। इट डजेंट मैटर वेदर यू लाइक इट और नॉट, यदि पसंद आ गया लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें ताकि आपकी तरह ही बहुत से अन्य कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स को, स्टूडेंट्स को इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में इस तरह कोई और वर्ड्स आए हैं उनका क्लैरिफिकेशन आप मेरे से ले सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में।